अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम पढ़ रहे थे नर्सिंग थ्योरीज, जिसमें से हमने तीन कंप्लीट कर ली थी। पहले हमने पढ़ी नाइटिंगेल की थ्योरी, उसके बाद हमने पढ़ी हैंडरसन की और एब्डेला की। आज हम स्टार्ट करते हैं हॉल्स कोर केयर एंड क्योर मॉडल। ठीक है, चैप्टर 6 आपका होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। एक्सप्लेन द कोर केयर एंड क्योर मॉडल बाय लिडिया हॉल। ठीक है, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इसी का मॉडल है। इसको हम कहते हैं कोर केयर एंड क्योर मॉडल। और ये किसने दिया था? हॉल ने दिया था। ठीक है, इसको हम आगे फर्दर इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हम करते आ रहे हैं, पहले हम हिस्ट्री करते हैं। ठीक है, उस थ्योरिस्ट की। उसके बाद हम देखते हैं कि उस थ्योरी के क्या एलिमेंट्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं। फिर हम देखते हैं पैराडाइम्स। ठीक है, कौन कौन से पैराडाइम्स हैं, फोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, और उस थ्योरिस्ट ने कैसे इनको एक्सप्लेन किया। फिर हम देखते हैं नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस का और थ्योरी का क्या रिलेशन है आपस में, उसको हम कैसे रिलेट करते हैं। और लास्ट पे हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ थ्योरी। ठीक है, तो ये हमारी सीक्वेंस होती है हर चैप्टर में, हर थ्योरी में। स्टार्ट करते हैं हम इसकी हिस्ट्री से। तो आपने नाम याद करना है। सबसे पहले इसका फुल नेम क्या है थ्योरिस्ट का? लिडिया हॉल। ठीक है, तो इसमें इसकी सबसे पहले बेसिक एजुकेशन बताई हुई है, किसने कौन कौन सी एजुकेशन अचीव की है। पहले इसने इसमें क्या बताया हुआ है कि इसने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट की थी नर्सिंग में सबसे पहले। ठीक है, न्यूयॉर्क में। उसके बाद इसने बीएस और एमए की डिग्री इसने अचीव की थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क से। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसने एज अ कंसल्टेंट जो है वो सर्व किया है नर्सिंग एजुकेशन में। ठीक है, उसके बाद इसने नर्सिंग इंस्ट्रक्टर के तौर पे भी वर्क किया है लिबिया हॉल ने। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसके बेसिक इंटरेस्ट किस किस फील्ड में थे, किस एरिया में इसका इंटरेस्ट था। तो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, कार्डियोवास्कुलर नर्सिंग, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी एंड नर्सिंग ऑफ लॉन्ग टर्म इलनेस, ये सारी फील्ड सारे एरियाज में इसका इंटरेस्ट था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसी को आपने मार्क करना है कि इसकी कितनी पब्लिकेशंस थी। 21 पब्लिकेशन इसकी थी। ठीक है, विद द बल्क ऑफ आर्टिकल्स, इसने इतने ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश करवाए थे। ठीक है, उसके अलावा इसकी मोस्ट कॉमन जो आप पढ़ेंगे बुक का नाम आगे हम पढ़ेंगे कौन सी बुक है। ठीक है, और यहाँ से हम स्टार्ट करें अब एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी। मतलब कि अब ये थ्योरी जो है वो कहाँ से इवॉल्व हुई। ठीक है, इसका मेजर फोकस किसके ऊपर था। तो ये आपने एमसी को अब नोट करना है कि इसका जो मेजर फोकस था ना, वो था क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के ऊपर। ठीक है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी बेसिकली जो है वो किसने कंसेप्ट दिया था? कार्ल रोजर्स ने दिया था। ठीक है, ये भी एक थ्योरिस्ट का नाम है जिसने स्टडी की थी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के ऊपर। ठीक है, तो इसने जो हॉल थी लिडिया हॉल, इसने इसी कंसेप्ट के ऊपर फोकस किया था, इसको फर्दर एक्सप्लोर किया था। ठीक है, तो इसने बेसिक आइडिया जो है वो कहाँ से बोरो किया था? रोजर्स के जो थ्योरी है उससे बोरो किया था। ठीक है, ये आपने मार्क करना है यहाँ पे एमसीक्यू। उसके अलावा हम देखें तो अब ये जो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है, इसमें हम क्या देखते हैं? क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी चेंजेस अकर व्हेन द पर्सन एक्सेप्ट हिमसेल्फ एंड हिज फीलिंग्स मोर फुली। ठीक है, मतलब इसमें हम पर्सन की बात करते हैं, क्लाइंट की बात करते हैं, उसकी फीलिंग्स की बात करते हैं। उसके अलावा क्या है? ही बिकम मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ डायरेक्टिंग। अच्छा, अभी आप इसको स्किप कर दें, आपको इसकी समझ नहीं आनी, ये हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे आगे। ये जो है ना क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, इसकी क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं, क्या एलिमेंट्स है, इसका मेजर फोकस क्या था। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ से एक और आपने एमसीक्यू मार्क करना है। द मेजर थेराप्यूटिक अप्रोच एडवोकेटेड बाय हॉल इज आल्सो रोजीरियन। ठीक है, मतलब कि जो रोजर्स था उसी की अप्रोच को इसने यूज किया था हॉल ने। ठीक है, अब जो इसकी थी ना क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच रोजर्स की, वो क्या कहती है? दिस अप्रोच इज द रिफ्लेक्शन, और इसमें क्या है? नॉन डायरेक्टिव मेथड हम यूज करते हैं पेशेंट को हेल्प करने में। ठीक है, एक होता है डायरेक्टिव मेथड, एक होता है नॉन डायरेक्टिव मेथड। ठीक है, डायरेक्टिव मेथड वो होता है जिसमें जो नर्स है ना वो डायरेक्शंस दे रही होती है पेशेंट को, उसको एडवाइस कर रही होती है, उसकी हेल्प कर रही होती है। ठीक है, लेकिन एक होता है नॉन डायरेक्टिव मेथड। नॉन डायरेक्टिव मेथड में ये होता है कि जो पेशेंट है ना वो डोमिनेट होता है। ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करता है, और जो नर्स है वो उसको हेल्प आउट करती है उसकी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने में, उसको एक्सप्लोर करने में। ठीक है, मतलब ये एक अथॉरिटेटिव बिहेवियर शो नहीं करती, वो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं दे रही होती पेशेंट को, ये नॉन डायरेक्टिव बिहेवियर शो करती है। ठीक है, मतलब कि वो उसको गाइड करती है, उसको हेल्प आउट करती है पेशेंट को। ठीक है, तो इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपने याद करना है कि ये नॉन डायरेक्टिव मेथड है। जो कार्ल रोजर्स की अप्रोच थी ना क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, वो नॉन डायरेक्टिव अप्रोच है। ठीक है,
उसके अलावा अब यहाँ से हम स्टार्ट करें इसका बेसिक जो इसकी थ्योरी थी होल की। उसने कहा था कि जो पेशेंट है ना वो एक यूनिटी होती है, ठीक है। अब यूनिटी जो है उसके फर्दर थ्री कंपोनेंट्स होते हैं जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं। वो तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? वही जिसका मॉडल है ना, कोर, केयर एंड क्योर, ठीक है। इसके तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं। अब इसके फर्दर इसका नाम चेंज किया हुआ है यहाँ पे। जो कोर है वो हमारे पास क्या है? पर्सन है, ठीक है। जो पेशेंट है वो कोर है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास? क्योर, ठीक है। क्योर में हमने क्या करना होता है? ट्रीट करना होता है पेशेंट को, ठीक है। उसके अलावा जो थर्ड का इसका पार्ट है वो है केयर। केयर एस्पेक्ट में हम क्या करते हैं? बॉडी को केयर प्रोवाइड करते हैं। पर्सन की जो बॉडी है, पेशेंट की जो बॉडी है, उसमें जो भी हम अपनी इंटरवेंशंस कर रहे होते हैं, जो भी प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं, वो केयर एस्पेक्ट में आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो पेशेंट है उसके हम तीन कंपोनेंट्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, कोर, क्योर एंड केयर, ठीक है। इस इन तीनों कंसेप्ट को आगे हम फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो नर्सिंग है ना, नर्सिंग जो है वो दो फेजेस में हम प्रोवाइड करते हैं। नर्सिंग केयर जो है वो दो फेजेस में देते हैं, फर्स्ट फेज वन और फेज टू। फेज वन जो है उसका दूसरा नाम क्या है? डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट फेज। मतलब कि इस फेज में हम पेशेंट को जो है उसकी जो जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डायग्नोज करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। और जो फेज टू है उसमें हम क्या करते हैं? इवेल्युएशन करते हैं और फॉलो अप करते हैं, ठीक है। तो ये दो फेजेस हैं बेसिकली जो कि नर्सिंग केयर में हमने इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो इसका जो नर्सिस का बेसिक रोल है ना, नर्सिस का, वो होता है फेज टू में। क्योंकि आपको पता है जो ट्रीटमेंट है, डायग्नोज है, वो डॉक्टर्स कर रहे होते हैं ना, डॉक्टर्स और फिजिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन जो इवेल्युएशन वगैरह, जो फॉलो अप वगैरह है, जो नर्सिंग केयर आ जाती है, वो सारी वो फेज टू में आती है। तो फेज टू में जो है वो नर्सिस का मेजर रोल होता है, ठीक है। उन्होंने हेल्प आउट करना होता है पेशेंट को। तो ये हमारे पास दो बेसिक फेजेस थी, या आगे भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। यहाँ तक आपने कर लिया। उसके बाद आगे हम देखें तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। अब इसने कौन कौन से कंसेप्ट दिए थे होल ने, ठीक है। इसमें इसके फर्दर जो है वो पांच कंसेप्ट हैं। पहला है बिहेवियर, उसके बाद रिफ्लेक्शन, फिर सेल्फ अवेयरनेस, फेजेस ऑफ मेडिकल केयर, होली प्रोफेशनल नर्सिंग, ठीक है। इन सब को इसने डिफाइन किया था। अब ये क्या क्या कंसेप्ट होते हैं? सबसे पहले क्या है? बिहेवियर। बिहेवियर आपको पता है कि जो भी पर्सन अपने एक्शंस के थ्रू अपने एक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, जो भी वो बिहेव कर रहा होता है वो आता है उसके बिहेवियर के अंदर, ठीक है। अब जो बिहेवियर है उसमें उसकी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों फीलिंग्स जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है बिहेवियर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्या है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा कि इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो भी फिनोमेना हमने ऑब्जर्व किया होता है, उसको हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरे पर्सन के साथ, ठीक है। तो ये एक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम वर्बलाइज करते हैं अपनी एक्सपीरियंस को, अपने फिनोमेना को, जो भी हमने ऑब्जर्व किया होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि एक पर्सन जो है, ये एक स्टेट होती है जिसमें वो अपनी फीलिंग्स के बारे में अवेयरनेस उसको होती है, ठीक है। उसको कंट्रोल होता है अपनी फीलिंग्स के ऊपर। तो उसको हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, कि उसको अपने आप का कितना पता है, कितना उसको अपनी फीलिंग्स का, अपने इमोशंस का कंट्रोल है अपने ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या? फेजेस ऑफ मेडिकल केयर। ये हमने पढ़ ली, दो फेजेस इसने बताई थी हॉल ने। एक हमारे पास है जिसमें आता है ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक फेज, और दूसरी क्या है? इवेलुएटिव एंड फॉलो अप फेज, ठीक है। नर्सिस का मेजर रोल होता है वो दूसरी फेज में होता है, इवेलुएटिव एंड फॉलो अप फेज, ठीक है। उसके बाद क्या है? होली प्रोफेशनल नर्सिंग। अब ये क्या होती है? होली का मतलब क्या है कि एज अ होल जो नर्स है उसने केयर प्रोवाइड करनी होती है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी होती है पेशेंट को, ठीक है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने उसको डिलीवर नर्सिंग केयर डिलीवर करनी होती है, उसको एजुकेट करना होता है, ठीक है, उसको नर्चर करना होता है। ये इसके मेजर रोल्स लिखे हुए हैं जो जो उसने करने होते हैं, परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। नर्चरिंग, टीचिंग, एडवोकेसी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हीलिंग। तो ये इसके मेजर रोल्स हैं जिसमें जो है ना नर्स नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये इसके बेसिक कंसेप्ट थे। आगे जिसका मॉडल हम पढ़ेंगे, केयर, कोर एंड क्योर मॉडल, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि इसके जो तीन कंपोनेंट्स है, इसका फर्दर फोकस जो है वो हम यहाँ से देखते हैं इसके डायग्राम से। तो पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं कि जो इसकी थ्योरी थी वो इसने कैसे डिस्क्राइब की थी। इसने तीनों जो इसके कंपोनेंट्स है ना, तीनों को इसने सर्कल की फॉर्म में डिस्क्राइब किया है, जो कि सर्कल्स हमारे पास क्या है? इंटरलॉक्ड हुए हैं, मतलब आपस में ये कनेक्टेड हैं, ठीक है, लिंक्ड हैं। ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। अब ये तीनों कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देखते हैं केयर, ठीक है। अब जो केयर है, यहाँ से देखते हैं, जो केयर हमारे पास है ना, इसको हमने पढ़ा था, ये बॉडी बॉडी एस्पेक्ट होता है, ठीक है, बॉडीली एस्पेक्ट होता है। इसमें हम जो पर्सन की बॉडीली केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंटीमेट बॉडीली केयर एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग। ये तीन एस्पेक्ट की बेस पे इसको जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। जो केयर है वो बॉडी में आती है, ठीक है। और जो बॉडी में क्या करते हैं हम? उसको बॉडीली केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसकी जो भी हम इंटरवेंशंस कर रहे होते हैं उसको नर्सिंग केयर दे रहे होते हैं। तो ये हमारे पास था फर्स्ट इसका कंपोनेंट हॉल थ्योरी का,
केयर। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, द बॉडी नेचुरल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, मतलब अब बॉडी में जो भी हमारे पास प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, बायोलॉजिकल या नेचुरल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, तो उस सब को देखते हुए हमने उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी होती है पेशेंट को। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी नर्सिंग केयर आ जाती है, या यहाँ से हम पढ़ते हैं, द प्रोफेशनल नर्स प्रोवाइड्स बॉडीली केयर फॉर द पेशेंट्स एंड हेल्प द पेशेंट टू कंप्लीट सच बेसिक बायोलॉजिकल फंक्शन सच एज ईटिंग, बाथिंग, इलिमिनेशन एंड ड्रेसिंग। ठीक है, तो इसमें आपने क्या बात करनी है, बायोलॉजिकल फंक्शंस की बात करनी है। अब फंक्शंस वो कौन से यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ईटिंग, बाथिंग, इलिमिनेशन एंड ड्रेसिंग। इन सब को परफॉर्म करने में जो नर्स है उसने असिस्ट करना होता है पेशेंट को। ठीक है, इनको फुलफिल करने में, तो बेसिक गोल नर्सिस का यही होता है। ठीक है, केयर प्रोवाइड करना, उनको हेल्प आउट करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड इसका जो कंपोनेंट है वो है कोर। ठीक है, अब कोर को हम रिलेट करते हैं पर्सन के साथ। पर्सन क्या है, पेशेंट, हमारा जो मेन फोकस है। ठीक है, जिसको हमें नर्सिंग केयर देनी है। तो इसका जो एस्पेक्ट आता है वो थेराप्यूटिक यूज एंड सेल्फ एक्सपेक्ट ऑफ नर्सिंग। ठीक है, मतलब कि थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ आपने पढ़ा होगा कि इसमें जो है ना, जो नर्स है वो अपनी फीलिंग्स को पहले अंडरस्टैंड करती है। ठीक है, उसको अपनी फीलिंग्स का, अपने इमोशंस का पता होता है, फिर ही वो जो अपना पेशेंट है उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आता है, पर्सन जो है पेशेंट, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे होते हैं, जिसको हम कोर भी कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें तो इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे वही बात दिख रही है, इसमें कौन सा एस्पेक्ट आता है, थेराप्यूटिक यूज एंड सेल्फ एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग। ठीक है, ये इसका एस्पेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद अब जो नर्स है उसका क्या काम होता है, प्रोफेशनल नर्स का, उसने पेशेंट को हेल्प आउट करना होता है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके वर्बल फॉर्म में। ठीक है, डिजीज से रिलेटेड या उसकी हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या फीलिंग्स हैं वो उसको वर्बली एक्सप्रेस कर सके। तो जो नर्स है उसने पहले उसके साथ एक डेवलप करना है रिलेशनशिप। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करना है पेशेंट के साथ। उसके बाद उसको हेल्प आउट करना है कि उसने वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, तो थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ का बेसिक पर्पस ये होता है कि उसकी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना, उसको डिस्क्राइब करवाना पेशेंट के थ्रू। ठीक है, उसकी स्टेटस के बारे में, उसकी डिजीज के बारे में क्या क्या व्यूज है पेशेंट के, क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग्स है, तो नर्स ने उसकी हेल्प करनी होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड इसका कंपोनेंट है वो है क्योर। ठीक है, अब क्योर को किससे किया हुआ है, रिलेट डिजीज के साथ। ठीक है, जो डिजीज है उसको हमने क्योर करना होता है ना। ठीक है, जो इलनेस है, जो भी उसकी अल्ट्रेशन आ रही है, उसको हमने क्योर करना होता है। तो इसमें कौन सी साइंस आती है, पैथोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक साइंस आ जाती है। ठीक है, मतलब जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में आ रहे होते हैं, उन सबको हमने देखते हुए उसको ट्रीट करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या एस्पेक्ट आता है, सीइंग द पेशेंट एंड द फैमिली थ्रू द मेडिकल केयर एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग। ठीक है, अब इसमें हमने मेडिकल केयर की बात करनी है, क्योंकि अब इसमें हम ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, डायग्नोस करने के बाद डिजीज को ट्रीट कर रहे होते हैं, जिसमें मेडिकल केयर आ जाती है। ठीक है, तो आपने याद कैसे करना है, सबसे पहले आपको तीन कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए, कौन कौन से हैं, कोर, केयर एंड क्योर। ठीक है, उसके बाद आपने याद करना है कि इसको इसने किसके साथ रिलेट किया हुआ है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपने कर लिए, कोर को पर्सन के साथ, केयर को बॉडी के साथ, और क्योर को डिजीज के साथ। ठीक है, उसके बाद आपने करना है कि इसमें साइंस कौन सी इन्वॉल्व है। इसमें हमारे पास क्या है, कोर में सोशल साइंस एंड थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो बॉडी है उसमें नेचुरल एंड बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, ये इसमें इन्वॉल्व होती है, और जो हमारे पास डिजीज है उसमें हमारे पास पैथोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक साइंस इन्वॉल्व होती है। ठीक है, उसके बाद ये साइंस कर लिया आपने, कौन कौन सी साइंस इन्वॉल्व होती है तीनों कंपोनेंट्स में, और लास्ट में आपने करना होता है कौन सा एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, पर्सन में या कोर में कौन सा एस्पेक्ट है, सेल्फ एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करने के बाद पेशेंट की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना है, उसको एक्सप्रेस करने में हेल्प करनी है, तो इसमें सेल्फ एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग आ जाता है। उसके बाद जो बॉडी है या केयर है उसमें कौन सा एस्पेक्ट आता है, बॉडीली केयर एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग आ जाता है। ठीक है, और इसमें कौन सा एस्पेक्ट आता है, मेडिकल केयर एस्पेक्ट आ जाता है। ठीक है, आपने इसको पैथोलॉजी से रिलेट करके बता देना है, तो आपने इसको चार पॉइंट्स के थ्रू याद करना है। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पेपर में भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। इसको आपने ड्रॉ करना है, और साथ में आपने इसको ये तीन जो इसके बताए हुए तीन हेडिंग्स के थ्रू आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे इसका जो लास्ट कंपोनेंट है, क्योर। ठीक है, क्योर में साइंस कौन सी होती है, पैथोलॉजिकल साइंस और थेरेप्यूटिक साइंस। ठीक है, थेरेप्यूटिक का मतलब ये है कि हमने ट्रीट करना है उसको। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा फेज वन में क्या है, डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं, तो इसको इसी से रिलेट किया हुआ है कि इसमें हम जो भी इसकी चेंजेस आ रहे होते हैं बॉडी के अंदर, उसको हमने आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रीट करना होता है। ठीक है, तो इसमें आती है थेरेप्यूटिक साइंस। ठीक है, और इसमें एस्पेक्ट कौन सा आता है, मेडिकल केयर एस्पेक्ट। ठीक है, अब मेडिकल केयर में आपको पता है जो भी जो फिजिशियन है वो उसको प्रोवाइड कर रहा होता है ना मेडिकल केयर, तो इसमें जो नर्स है उसका रोल क्या होता है कि उसने उसको असिस्ट करवाना होता है। ठीक है, उसने हेल्प करनी होती है पेशेंट की।
अब कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो फिजिशियन दे रहे होते हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं, सर्जिकल सर्विसेज हैं, ठीक है, और रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज हैं जो कि फिजिशियन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन जो नर्स है उसका काम क्या होता है, उसको हेल्प आउट करना, उनके साथ असिस्ट करवाना, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे नर्सिंग, जो नर्सिस का रोल क्या होता है कि उसने इंजेक्शन लगाने होते हैं पेशेंट को, जो भी जो डॉक्टर्स हैं प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में उनकी हेल्प आउट करनी होती है, जो भी वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जो भी फिजिशियन जो है वो अपना उसमें इसमें कर रहे होते हैं ना, अपना प्रोसीजर कर रहे होते हैं, उसके साथ जो नर्सिस है ना उन्होंने हेल्प आउट करना होता है, उन्होंने असिस्ट करवाना होता है, ठीक है। तो ये नर्सिस का मेजर रोल होता है। ये आपने कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स थे इसकी थ्योरी के, केयर, क्योर एंड कोर मॉडल, ठीक है। उसके बाद हम देखें तुम्हारे पास क्या है, पैराडाइम। ये हमने पढ़े हैं प्रीवियस थ्री थ्योरीज में कौन कौन से पैराडाइम है। पहले हमने पढ़ा ह्यूमन बीइंग, ठीक है, उसके बाद हेल्थ क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, और नर्सिंग क्या है। तो अब जो होल है उसने कैसे इन सबको डिफाइन किया था। जो ह्यूमन बीइंग है उसने क्या कहा था, हाल व्यूड पेशेंट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री एस्पेक्ट, ठीक है, बॉडी, पैथोलॉजी एंड पर्सन। ये भी वही बात होगी कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक यूनिटी है, जो पेशेंट है वो एक यूनिटी है। ये हमने पहले पढ़ लिया। इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, बॉडी, पैथोलॉजी एंड पर्सन, जिसको हम कोर, केयर एंड क्योर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन बीइंग है वो इसको इसने ऐसे डिफाइन किया था, तीन कंपोनेंट्स की बेस पे इसको डिफाइन किया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, हेल्थ। अब जो हेल्थ है वो इसने कैसे डिफाइन किया था, होल ने, बिकमिंग इल इज बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद हेल्थ कैन बी इन्फर्ड टू बी अ स्टेट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस विद कॉन्शियस सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर्स। मतलब कि जो हेल्थ है वो क्या है, उसने बताया था कि स्टेट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है, मतलब कि एक पर्सन जो है या एक पेशेंट जो है वो कैसे अपनी उसको कितना आइडिया है अपनी हेल्थ के बारे में, अपने जो है ना अपनी बिहेवियर्स के बारे में, कॉन्शियस बिहेवियर्स कौन कौन से वो चूज कर रहा है, कौन कौन से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कितना उसको अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस होगी उतना वो पर्सन हेल्दी होगा, ठीक है। तो इसने इस तरह जो है वो उसको डिफाइन किया था हेल्थ को। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड कंपोनेंट है, इसका थर्ड पैराडाइम है वो है इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इसने इन्वायरमेंट को कैसे डिफाइन किया था, एनी करियर दैट इज डिफाइंड अराउंड। ये हमने पहले पढ़ लिया कि पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी एक पर्सन की एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं जो कि इसके सराउंडिंग में होती हैं वो सारा उसका इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो ये इसको सिंपल आपने ऐसे डिफाइन कर लेना है। उसके बाद जो हमारे पास इसका लास्ट पैराडाइम है वो क्या है, नर्सिंग, ठीक है। नर्सिंग इज आइडेंटिफाइड एज कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिसिपेशन इन द केयर, ठीक है, इन द केयर, कोर एंड क्योर एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट केयर। अच्छा, अब नर्सिंग में हमने पढ़ा कि नर्सिस का क्या रोल होता है, तीनों कंपोनेंट्स जो हमने पढ़े उन सब में इसने असिस्ट करवाना होता है नर्स ने, ठीक है। तो नर्सिंग जो है वो बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिसिपेशन होती है, तीनों कंपोनेंट्स में नर्सिस ने पार्टिसिपेट करना होता है, उसके बाद असिस्ट करना होता है पेशेंट को, ठीक है, जो भी हम इसमें केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, इसके फोर पैराडाइम्स थे जो कि हमने ऐसे ही याद करने हैं, जो कि हॉल ने दिए थे। उसके बाद क्या है, नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो पांच कंपोनेंट्स है इसके उन उन सब के साथ हम जो है ना थ्योरी को रिलेट करते हैं। तो पहला कंपोनेंट क्या है, असेसमेंट। असेसमेंट में हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं पेशेंट से, उसकी हेल्थ स्टेटस के बारे में, ठीक है। तो अब होल है, होल ने क्या कहा था कि इसमें हमने तीनों कंपोनेंट से रिलेटेड जो है वो डाटा लेना होता है पेशेंट से, ठीक है। अब कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कोर, केयर एंड क्योर, ठीक है। अब इसमें हमने तीनों जो साइंसेस पढ़ी है ना, तीनों एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग पढ़े हैं, उन तीनों से रिलेटेड हमने डाटा लेना होता है, ठीक है, पर्सन से। तो इसमें बेसिकली जो क्या आता है, सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर इसने फोकस किया था, ठीक है, कि पेशेंट को, जो पर्सन को कितनी अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है उसको, हमने कहना है कि वो रिफ्लेक्ट करे कि वो कैसे सोचता है, कैसे उसकी क्या फीलिंग्स हैं हेल्थ के बारे में, उसकी डिजीज के बारे में, ठीक है। तो हमने उसको असिस्ट करना है वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर्स के थ्रू, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, ठीक है, ताकि उसकी फीलिंग्स के बारे में हम उसको फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करते हुए उसको केयर प्रोवाइड करें, ठीक है। ये हमने असेस कर लिया इसमें। उसके बाद क्या, डायग्नोज। इसमें आपको पता है हम इसमें नर्सिंग प्रॉब्लम जो है वो उसको देखते हुए डायग्नोज बनाते हैं, ठीक है, डाटा एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, ताकि हम डायग्नोज बना सकें जो भी हमने डाटा लिया होता है असेसमेंट में। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है, ताकि हम उसको जो भी केयर हमने प्रोवाइड करनी है, बॉडीली केयर, ठीक है, जो हमने पढ़ा इसका मेजर जो फोकस था, इसका मेजर पॉइंट था केयर, जिसमें हम बॉडी उसकी पेशेंट को जो है नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमने प्लान कर लेना है इसमें, और लास्ट में हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। फोर्थ कंपोनेंट इसका क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, कि हमने जो जो भी इसमें आइडेंटिफाई किया, उसमें जो भी उसके उसने जो अपना एक्सप्रेस किया, जो भी उसकी अवेयरनेस थी, उसको देखते हुए हमने जो है उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर देनी है इसमें, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा फर्स्ट में
जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट था, इसने असिस्ट करवाना होता है नर्स ने पेशेंट को बाथिंग में, ड्रेसिंग, ईटिंग, ठीक है, जो भी उसके बेसिक नीड्स हैं उस सब में उसने इसको असिस्ट करवाना होता है। तो इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसमें हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं ना, इसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर पेशेंट के ऊपर अप्लाई करें नर्सिंग केयर को, ठीक है। तो इसमें हमने इम्प्लीमेंटेशन कर देनी है और लास्ट पे हमने इवेल्युएशन करनी है। इवेल्युएशन में क्या करना है कि हमने देखना है कि पेशेंट जो है वो इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है, उसकी जो हेल्थ है वो इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई। तो इसमें हमने कंपैरिजन करना होता है, उसकी जो प्रोग्रेस है वो देखनी होती है टुवर्ड द हेल्थ गोल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आते हैं, 5 कंपोनेंट्स थे नर्सिंग प्रोसेस की, आपने जस्ट रीड करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम लास्ट पे क्या देखते हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या क्या है थ्योरी की। तो ये आपने पढ़ा, पहले पढ़ लिया है कि इसमें जो हमने पहले पढ़ते आ रहे हैं कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक हमने रिलेट करना होता है कि वो करेक्टरिस्टिक जो है वो इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है इस थ्योरी में, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि जो थ्योरी है वो उसमें जो कंसेप्ट है वो इंटर रिलेट करने चाहिए, ठीक है, आपस में रिलेट करने चाहिए। तो जो हॉल की थ्योरी है उसमें क्या है कि तीनों कंसेप्ट जो है ना वो इंटर रिलेटेड है। हमने पढ़ा कि जो वो सर्कल नहीं बना हुआ था, ठीक है, वो तीनों कंसेप्ट क्या था, इंटरलॉक था, वो तीनों कंसेप्ट आपस में लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये जो थ्योरी, ये जो करेक्टरिस्टिक है वो इसकी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है। इसमें जो कंसेप्ट है वो इंटर रिलेट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये हमारे पास अप्लाई होगी। उसके बाद सेकंड क्या था कि जो थ्योरी है वो सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। उससे आगे फर्दर हम जो है वो हाइपोथेसिस जनरेट कर सकें, उससे हाइपोथेसिस जो है वो टेस्ट कर सकें। तो इसकी जो थ्योरी है ना वो भी सिंपल है, उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है, उसको दूसरी पॉपुलेशन जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली कैरेक्टरिस्टिक है ये भी अप्लाई होती है इस थ्योरी के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा ये आपको पता है लॉजिकल होनी चाहिए, तो ये भी लॉजिकल है हमारे पास, जो भी हाल की थ्योरी है प्रॉपर वो कंप्लीटली लॉजिकल इन नेचर है, ठीक है। तो ये भी अप्लाई हो रही है प्रैक्टिस। उसके बाद क्या है, वो सिंपल होनी चाहिए, जो जो थ्योरी है वो सिंपल इन नेचर होनी चाहिए, ठीक है, कि उसके जो भी कंसेप्ट हम यूज करें वो कॉम्प्लेक्स ना हो, इजिली अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है, एप्लीकेबल हो। तो हमारे पास जो हाल की थ्योरी है वो क्या है, सिंपल है। तो ये भी इंप्लीमेंट हो रही है करेक्टरिस्टिक, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो थ्योरी है ये हमने पहले पढ़ लिया कि उससे हाइपोथेसिस हम जनरेट कर सकें, डेवलप कर सकें, उसको टेस्ट कर सकें। तो जो हमारे पास हाल की थ्योरी है उससे हम कर सकते हैं, उससे हम जो थ्योरी है जो हाइपोथेसिस है वो जनरेट कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं फर्दर, ठीक है, नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद क्या है कि जो थ्योरी है, जो कोई भी थ्योरी है अगर उसको हम जो है वो नर्सिंग प्रैक्टिस में या कोई भी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है, उसको डिफरेंट लैब सेंटर्स में या जो भी हम अपनी पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसमें हम इसको अप्लाई कर सकें, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस में उसको अप्लाई कर सकें, जो भी प्रैक्टिशनर्स है उसको यूज कर सकें। तो जो हॉल की थ्योरी है उसको यूज किया जा सकता है प्रैक्टिस में, ठीक है, जो प्रैक्टिशनर्स है इसको यूज कर सकते हैं अपनी स्टडी में या अपने एक्सपीरियंस में, ठीक है। उसके बाद क्या था, लास्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक के जो थ्योरी है वो दूसरी जो थ्योरीज है ना, प्रीवियस थ्योरीज, लॉज, प्रिंसिपल्स, उनके साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक, उनके साथ रिलेट करनी चाहिए। तो जो हॉल की थ्योरी है वो रिलेट करती है दूसरी थ्योरीज के साथ, लॉज के साथ और प्रिंसिपल्स के साथ। तो मतलब कि ये सारी करेक्टरिस्टिक जो है ना वो सारी इंप्लीमेंट हो रही हैं, वो सारी रिलेट कर रही हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ थ्योरी के साथ, ठीक है। तो ये सारी आप ऊपर लिख लेना है, ऑल आर प्रेजेंट, मतलब कि ऑल करेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन होल थ्योरी, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखी इसकी हिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद मैंने देखा इसका जो मेजर फोकस क्या था, इसने जो अपना कंसेप्ट है वो कहाँ से बोरो किया था, कार्ल रोजर्स की जो थ्योरी थी ना, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है, ये इसने वहां से लिया था। इसका आपने एमसीक्यू मार्क करना है। उसके बाद हमने देखा जो इसके कंसेप्ट इसने दिए थे, 4 से 5 कंसेप्ट थे इसमें, बिहेवियर, सेल्फ अवेयरनेस, रिफ्लेक्शन, ठीक है, उसके बाद होली प्रोफेशनल नर्सिंग और फेजेस ऑफ नर्सिंग केयर, ठीक है, ये हमने 5 कंसेप्ट पढ़े। उसके बाद हमने इसका मेजर जो मॉडल था वो हमने पढ़ा, कोर केयर एंड क्योर मॉडल, ठीक है। ये हमने तीनों को एक्सप्लेन करना है और डायग्राम भी इसको आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखे इसके जो पैराडाइम्स थे, इसमें कौन कौन से 4 मेजर पैराडाइम्स इसने एक्सप्लेन किए थे, इसने डिफाइन किए थे, ये आपने कर लेने हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो नर्सिंग प्रोसेस है वो इसने कैसे इसके साथ रिलेट किया है थ्योरी के साथ, ठीक है। और लास्ट में हमने देखी करेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो इसका जो मॉडल है डायग्राम वाला वो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बाकी जो करेक्टरिस्टिक है ये आपने रीड करनी है अच्छे से, ये भी पेपर में आ सकती हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था, इसमें हमने पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अगली थ्योरी, ठीक है। आज के लेक्चर में कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आपको आए तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।